नमस्कार। ज्योग्राफी की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पृथ्वी में लगने वाले बलों के बारे में बात चल रही थी और आंतरिक बल हम कर रहे थे, और आंतरिक बल में जो हमने सडनली वाला आकस्मिक जो बल है उसके बारे में अपने बात कर रहे थे और अपने डिटेल से पढ़ रहे थे वोल्केनो के बारे में। तो वोल्केनो के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन जो आज हमारा शेष है वोल्केनो के अंदर वो बात कर रहे हैं। तो मैंने वोल्केनो माने ज्वालामुखी के प्रकार की बात चल रही थी। कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है उसके बारे में, अपने टाइप ऑफ वोल्केनो के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने कल आपको बताया था कि ज्वालामुखी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रियता के आधार पर, और दूसरी जो थी वो थी उद्गम के आधार पर। देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार हम बात कर रहे थे, और ज्वालामुखी के प्रकार में हम बात कर रहे थे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी और उद्गम के आधार पर। दो प्रकार की हमने ज्वालामुखी बताई थी। सक्रिय जो है वो सक्रिय को हम कह सकते हैं तीव्रता के आधार पर। तीव्रता के आधार पर माने जो उसका जो मैग्मा फोर्स जो बाहर आ रहा है मैग्मा, तो वो किस स्पीड से आ रहा है, किस गति से आ रहा है, या जो वोल्केनो जो घटित हो रही है वो किस टाइमिंग पीरियड के दौरान हो रही है, तो वो हमारा तीव्रता के आधार पर। तीव्रता के आधार पर हम बात करते हैं ज्वालामुखी जो सक्रियता के आधार पर या तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी जो थी वो तीन प्रकार की थी। एक हमने पढ़ी थी सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो ऑल टाइम एक्टिवेट रहती है। दूसरी हमने पढ़ी थी प्रसुप्त ज्वालामुखी में मैंने आपको कहा था सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, क्योंकि ये तो अपना जो प्रेशर होता है उसको विस्फोट कर करके शांत करती रहती है, इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होता है मृत ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी को तीन प्रकार से बताया था मैंने आपको, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। वास्तव में ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी है वो हम कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वास्तव में ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के लिए लाभदायक है, न कि नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जो होती है उसमें पृथ्वी में जो तापमान से जो गैसें उत्पन्न होती है, या जो उसमें हम कह सकते हैं पृथ्वी के नीचे जो गैसें तापमान बढ़ने से गैसें उत्पन्न होती है, या जो मैग्मा जो फोर्स होता है उसके अंदर जो दबाव बढ़ता है, उस दबाव को कम करने के लिए टाइम पे वो क्या करते हैं, विस्फोट होता रहता है। अब जो विस्फोट होता रहता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो एनर्जी जितनी बनती है वो विस्फोट के साथ उसको उतनी विस्फोट करके उसको शांत कर लेता है। हम ये कह सकते हैं, देखिए, ज्वालामुखी को पृथ्वी की सुरक्षा की कहा गया है, सुरक्षा की चाबी कहा गया, या हम कह सकते हैं सेफ्टी की कहा गया है। सेफ्टी की होती है सुरक्षा की चाबी, कि अगर ज्वालामुखी घटित न होती तो क्या होती, एक बहुत बड़ी घटना होती जिसमें पृथ्वी बिखर जाती। लेकिन क्या हो रही है, ज्वालामुखी के द्वारा आज पृथ्वी अपने अस्तित्व में बनी हुई है। देखिए, ज्वालामुखी घटित हो रही है तो वर्तमान में क्या ये अपने अस्तित्व में बनी हुई है। तो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की सेफ्टी की कहा जाता है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी का मैंने उदाहरण भी बताया था, एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है, एक मृत ज्वालामुखी होती है। जिस प्रकार हम बात करते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी तीनों के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है ऐसी ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव रहती है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जिसका कोई पता नहीं कब एक्टिव हो और कब ऑफ हो जाए, लेकिन उसका कोई टाइमिंग पीरियड निश्चित नहीं होता। और मृत ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जहाँ पर कभी ज्वालामुखी आई थी लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पे ज्वालामुखी आने के कोई आसार नहीं है, उसे अपने मृत ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होती है, ये होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, हम एक मानव जीवन से उदाहरण लें तो ये तो सक्रिय ज्वालामुखी और ये मृत ज्वालामुखी, इनमें अगर बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार के अंदर दो प्रकार की महिलाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की महिलाएं कौन सी होती है? देखिए, दो प्रकार की महिलाओं में एक महिला ऐसी होती है जो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाती,
ठीक है। एक महिला ऐसी होती है जो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाती और वो अपना कहीं ना कहीं गुस्सा निकाल देती है। कहने के घर के अंदर कोई बात हो गई, छोटी सी बात हो गई, तो वो लड़ाई करके और किसी के साथ भी घर के अंदर मेंबर्स के साथ लड़के और अपना गुस्सा शांत कर लेती है। तो वो तो होगी सक्रिय ज्वालामुखी, क्योंकि वो हमेशा सक्रिय रहती है, उसमें जितना गुस्सा उत्पन्न होता है वो उसको नष्ट कर देती है। लेकिन ये होती है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्या होती है? देखिए, एक कुछ शादी जो होती है लेडीज़ की, शादी होने के बाद में कुछ उसके जो संस्कार ऐसे होते हैं कि माँ बाप ने उसको अच्छे संस्कार दिए होते हैं। बहुत ज़्यादा संस्कारों से भरी जो महिला होती है वो क्या करती है, हर चीज़ का पर्दा रखती है। तो देखिए, जब एक महिला ससुराल में जाती है तो उसमें उसके सामने कौन कौन सी परेशानियां आती है, उससे वो क्या कहती है, ना तो किसी को बता सकती है। अगर सास बुरी है और या उसके फैमिली में कोई बुरा है तो वो उसको खुल के उसका विरोध नहीं कर पाती, और अगर मान लो वो अपने पति से कहे तो भी वो उसको कह नहीं पाती, क्योंकि वो उसको यही सिखाया गया कि जो भी तेरे को यातनाएं दी जाती है वो तेरे अच्छे के लिए है, या वो सामने बोल के नहीं कह सकती। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी एक जो सभ्य नारी की तरह होती है, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर होगा, उस पर अति ज़्यादा प्रेशर होगा कि उसके घरवाला भी नहीं सुन रहा है, उसके सास ससुर भी नहीं सुन रहे हैं, ये तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो दिमाग से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रही होती है। तो वो क्या करती है, अंतिम उसकी जो क्षण होते हैं वो यही होते हैं कि अंतिम समय में वो कोई ना कोई ऐसी अनहोनी घटना को घटित कर देती है जिस पे लोग विश्वास भी नहीं करते, और अंतिम में यही कहते हैं कि अगर ये भी समस्या होती तो हमें बताती तो हमें उस समस्या से निजात दिला देते। लेकिन उस समस्या को वो बता नहीं सकती, किसी को भी नहीं बता सकती, लेकिन उससे क्या होता है, वो दबित इच्छाएं होती है, जब भी वो बिखरती है तो क्या होती है, एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेके और एक बहुत बड़ी घटना का रूप लेके आती है। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी, उसमें दबाव बढ़ता जाता है, लेकिन जब भी विस्फोट होता है तो बिन बताए विस्फोट होता है और बहुत भयंकर विस्फोट होता है। इसका जो हम कह सकते हैं ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के अंदर होता है। मर्त ज्वालामुखी तो मैंने पहले बता दिया था, इसमें कई बार ज्वालामुखी घटित हुई है, उसके बाद उसमें एक जगह पर एक बार ज्वालामुखी घटित होने के बाद वहाँ पे कभी ज्वालामुखी घटित नहीं हुई, वो थी मर्त ज्वालामुखी। उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी जो थे वो दो थी, एक तो केंद्रीय ज्वालामुखी और एक थी दरारी उद्गार। तो दो प्रकार की ज्वालामुखी है, केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी उद्गार। केंद्रीय केंद्रीय ज्वालामुखी मैंने बताया था, ये हमारी पृथ्वी है, इसके यहाँ पर एक कोई छेद होगा और छेद से होकर सारा मटेरियल बाहर आता है, माने पृथ्वी के किसी एक केंद्र से होकर मटेरियल बाहर आता है, वो केंद्रीय ज्वालामुखी होती है। लेकिन दरारी उद्गार में मैंने आपको बताया था कि एक केंद्र जब एक केंद्र होता है वो बंद हो जाता है ज्वालामुखी लावा के जमने से, तो कई बार उसमें हल्के झटके महसूस होते हैं, और जब उसमें भयंकर झटके महसूस होते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, दरारें उत्पन्न हो जाती है, और इन दरारों से होकर जो लावा बाहर निकलता है वो होता है दरारी उद्गार। ध्यान रखना, दरारी उद्गार होता है बड़ा शांत ढंग से होता है, बड़ा धीमी गति से होगा और बहुत ही धीमी गति से होगा, बड़ा शांत तरीके से होता है और बिल्कुल पतला जो लावा होता है। और इस दरारी उद्गार से मैदानों का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? मैदान बनते हैं। जबकि केंद्रीय उद्गार वाला होता है ये बहुत ही विस्फोटक होता है। लावा जो होता है वो गाढ़ा होता है, प्लस में धमाका भी जो विस्फोटक होता है गाढ़ा होता है, प्लस में गति क्या होती है, तीव्र होती है, और इससे पर्वतों का निर्माण होता है, ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। तो हमने बात की केंद्रीय ज्वालामुखी का जो गाढ़ा विस्फोट ज़्यादा होगा और लावा गाढ़ा होगा, तीव्र गति होगी और पर्वतों का निर्माण होगा, जबकि दरारी उद्गार में ये होगा। अब हम पढ़ रहे थे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने करते हैं केंद्रीय उद्गार के प्रकार। केंद्रीय उद्गार के प्रकार, तो केंद्रीय उद्गार में मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया था। केंद्रीय उद्गार में 5 प्रकार की मुख्यतः ज्वालामुखी पाई जाती है। तो 5 प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में अपने बातें करते हैं। केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी, हेडिंग लगा लिए, केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। फिर हम एक एक को करके
विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार तो लिख लीजिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी। देखिए तुल्य का अर्थ है उससे तुलना की गई है। हवाई जो है द्वीप है, हवाई क्या है, एक द्वीप है, और हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी आई है उसकी जैसी समान ज्वालामुखी कहीं भी आए तो वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी होगी। दूसरी बात है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा आता है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा आता है विसुवियस, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। और पांचवा आता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो ये 5 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी और विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, सारे के सारे केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार हमने किए थे। तो केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार प्राय संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। इस ज्वालामुखी में भयंकर लावा आवाज़ के साथ बाहर आता है और तीव्र गति से बाहर आता है। बताया था इस प्रकार की ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होती है, जबकि दरारी उद्गार जो होते हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी वो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। आगे हमने बात किया था इसके आधार पर इसको 3 भागों, 4 भागों, 5 भागों में बांटा गया। जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप से संबंधित है। क्या है? हवाई द्वीप से, हवाई द्वीप से। हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो इसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी होती है। लेकिन ध्यान रखना हवाई तुल्य ज्वालामुखी ये शांत ढंग से होता है, शांत ढंग से, कम विस्फोटक होता है, कम विस्फोटक होता है, शांत ढंग से इसमें हवाई तुल्य में ज्वालामुखी होती है। और जो यहाँ पर जो लावा होता है वो पतला होता है और गैस की तीव्रता में कमी पाई जाती है। कभी कभी गैसों के साथ लावा के छोटे छोटे पिंड या फुहारे ऊपर उठते हैं। जब ये तेज गति से हवा में ऊंचे उठते हैं तो ये खींचकर, जब ये हवा में तेज गति से ऊंचे उठते हैं तो इन्हें खींचकर लंबे कर दिए जाते हैं। तो वहाँ अपने बात करते हैं इसे हवाई द्वीप के ऊपर, हवाई द्वीप के ऊपर, ठीक है, पिल्ले के बाल, पिल्ले के बाल के समान आकृति बन जाती है। पिल्ले के बाल के समान आकृति बन जाती है। तो यहाँ के लोगों की देवी है जिसका नाम है पिल्ली, पिल्ली देवी है। और वो लोग क्या कहते हैं कि जब यहाँ पे हवाई तुल्य ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो बड़ा शांत गति से होता है, कम विस्फोटक होता है, गैस की तीव्रता में कम होती है। तो वो जब गैसें बाहर निकलती है उसमें लाल रंग का मैग्मा बाहर आता है। तो जब लाल रंग का मैग्मा बाहर आता है तो उसका जो हम कह सकते हैं कि मैग्मे की जो लहरें होती है वो बालों की तरह बिखर जाती है। जब ये बालों की तरह बिखर जाते हैं, पीले पीले रंग के होते हैं, तो ये पिल्ली देवी, वो लोग जो आराध्य लोग हैं, आराध्य मानते हैं उनको, वहाँ के लोग इसकी पूजा करते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हमारा देव है या जो माता है वो प्रकट हुई है। तो पिल्ले के बाल माने वो जब वहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो वो पिल्ले देवता समझते हैं और वो अपने आराध्य देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो ये पिल्ले के बाल के समान होती है। और मैंने बताया था पिल्स इज हेयर होता है, यहाँ संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी मुख्यतः उद्गार हवाई द्वीप पे देखने को मिलता है। इसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। और इसका उदाहरण है किलाविया ज्वालामुखी, किलाविया ज्वालामुखी, यहाँ लिख लेना किलाविया ज्वालामुखी, हवाई द्वीप का उदाहरण है किलाविया ज्वालामुखी। आगे हम बात करते हैं, किलाविया ज्वालामुखी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी।
देखिए एक बात थोड़ा ध्यान रखना, हवाई तुल्य से थोड़ा भयंकर ये होगा, इससे थोड़ा भयंकर ये होगा, इससे थोड़ा भयंकर ये होगा, इससे थोड़ा भयंकर ये होगा। हम बात करेंगे कि इनकी जो तीव्रता है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन सर्वाधिक जो विनाशकारी होगी, इन सब में सर्वाधिक जो विनाशकारी होगी वो पिल्लियन तुल्य होगी। सर्वाधिक विनाशकारी जो ज्वालामुखी है, सबसे ज़्यादा खतरनाक वो कौन सी है? पिल्लियन तुल्य ज्वालामुखी। यहाँ से खतरा बढ़ता जाएगा। हवाई तुल्य नॉर्मल ज्वालामुखी है, इसके बाद स्ट्राम्बोली तुल्य पर जाएंगे तो हवाई से थोड़ा सा मात्रा विस्फोटक की मात्रा बढ़ जाती है। वोल्केनियन तुल्य स्ट्राम्बोली से तुल्य थोड़ा सा ज़्यादा है, विसुवियस उससे थोड़ा ज़्यादा है, और लास्ट में जो हमारा पिल्लियन तुल्य ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा खतरनाक ज्वालामुखी होती है। तो आगे हम बात करते हैं स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ये जो सारे के सारे हवाई द्वीप है, स्ट्राम्बोली है, तो ये सारे के सारे द्वीपों पे नाम होते हैं और द्वीपों के नाम पे रखी गई है और उनसे तुलना की गई है। आगे हम बात करते हैं स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर एक द्वीप है लिपारी। लिपारी द्वीप के ऊपर स्ट्राम्बोली द्वीप है, स्ट्राम्बोली द्वीप। तो स्ट्राम्बोली पे जो ज्वालामुखी घटित होती है उसे कहते हैं स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर के अंदर एक छोटा सा द्वीप है लेपारी, और लेपारी पर एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है भूमध्य स्ट्राम्बोली। और तो स्ट्राम्बोली में जो ज्वालामुखी घटित होती है उसे बोलते हैं स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। अब स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो होती है इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा पतला होता है, लेकिन हवाई तुल्य ज्वालामुखी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। मामूली सा विस्फोट होता है और रुक रुक कर गैसें लगातार निकलती रहती हैं। इस प्रकार के उद्गार को भूमध्य सागर में स्थित है लेपारी, ये जो लेपारी है, लेपारी के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। और एक हेडिंग लगा के यहाँ पे लिख लेना, इस स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी को भूमध्य जो सागर हमारा भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ। देखिए भूमध्य सागर में जब रात्रि के समय स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बड़ी धीमी गति से होता है और आसमान में आग लग जाती है और भूमध्य सागर के चारों ओर एक रोशनी पैदा हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ज़्यादा कोई बड़ा विस्फोटक नहीं होता, नॉर्मल जैसे अपने आग लगती है वैसे नॉर्मल आग जलती है, और ये आग के अंदर मैग्मा बाहर आता है और नॉर्मल ऊंचाई पे चला जाता है, तो वहाँ पे ये लगता है कि भूमध्य सागर में आग लग गई हो, तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में रोशनी पैदा हो जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, आगे बात आती है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केन तुल्य जो ज्वालामुखी होती है ये थोड़ी भयंकर होती है और अधिक तीव्रता के साथ बाहर आता है। इसके बाद इस प्रकार की ज्वालामुखी में विस्फोट के पश्चात जब विस्फोट हो जाता है तो उसके बाद कई दिनों तक राख, धूलों से भरी हुई गैसें, विशाल काले बादल आकाश में छा जाते हैं और ऊंचाई में चलते रहते हैं। और जब वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी में जब विस्फोट हो जाता है, विस्फोट शांत हो जाता है, विस्फोट होने के बाद होता तो तीव्रता से, स्ट्रोम्बोली से तीव्रता होता है, लेकिन विस्फोट होने के बाद में कई दिनों तक इसमें आकाश में काले रंग के बादल छाए जाते हैं, तो वो गोभी के फूल के समान होते हैं, गोभी के फूल के समान होते हैं, गोभी के फूल के समान इसकी आकृति होती है। तो याद रखना, वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो होती है वो गोभी के फूल के समान आकृति होती है इसकी। और ये जो वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी है इसका नामकरण लेपारी द्वीप पर स्थित वोल्केनो नामक स्थान से इसका नाम पड़ा है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इसके बाद हम बात करते हैं विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता अधिक भयंकर होती है और बड़े आवेश से बाहर आती है। इस प्रकार का उद्गार विसुवियस में हुआ, जिसे पहली बार पिल्ली ने रिकॉर्ड किया। इसे पिलनी ज्वालामुखी भी कहती है। पिलनी ज्वालामुखी भी से कहा जाता है। अब आगे आता है पिलिनियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी, देखिए याद रखना, ये पिलनी तो एक वैज्ञानिक था, एक व्यक्ति है, उसके नाम पर है।
इस क्योंकि विश्वेश ज्वालामुखी का सबसे पहले जिक्र किसने किया, अध्ययन किसने किया, पिल्लियन ने किया। तो ये पिल्लियन तुल्य, ये पिल्लियन तुल्य ज्वालामुखी है। ये कौन सी ज्वालामुखी है? पिल्लियन तुल्य ज्वालामुखी। पिल्लियन तुल्य जो ज्वालामुखी है, इस प्रकार की ज्वालामुखी में उद्गार अत्यधिक विस्फोट के साथ होता है और सबसे ज़्यादा भयंकर रूप से होता है और इसे सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अत्यंत चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा विखंडित पदार्थ आदि के ढाल के सारे एवलांच की तरह प्रवाहित होते हैं। इसे जलता हुआ बादल कहते हैं। याद रखना, पिल्लियन तुल्य जो ज्वालामुखी, इसे कहते हैं जलते हुए बादल। ऐसा लगता है कि आसमान में जैसे बादल चलते हैं तो आग लगे हुए, जैसे आग में जलते हुए बादल चलते हैं। हमारे जो देखिए जब बरसात का मौसम होता है या ठीक है, उस समय हमारे तेज गति से बादल दौड़ते हैं तो आसमान में ये लगता है रात के समय कि तेज गति से जलते हुए बादल दौड़ रहे हैं। तो जलते हुए बादल जैसे पिल्लियन तुल्य ज्वालामुखी में निर्भर लगता है। आगे 1902 में पश्चिमी द्वीप में मार्टिन के द्वीप में पहली ज्वालामुखी का भयंकर उद्गार हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा पिल्लियन ज्वाला, और जिससे रुई अरादंते में से सेंट पियरी नामक नगर जो थे ये नष्ट हो गए थे। इसी प्रकार 1883 में जावा और सुमात्रा में स्थित सुंडा जलडमरू के मध्य कराकोतोवा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और यहाँ पर समुद्र में 120 फीट ऊंची लहरें उठी थी। इसके बाद हम बात करते हैं दरारी उद्गार। दरारी उद्गार कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। दरारी उद्गार में ज़मीन के अंदर एक दरार पैदा हो जाती है जब वो मैग्मा स्पॉट लगाता है। जब दरार उत्पन्न हो जाती है तो उस दरार से बहुत ही पतला और बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही नॉर्मल गति का जो भूकंप, ये झटके नहीं महसूस होते, उसमें धीमी गति से, जिस प्रकार हम बात करते हैं कि हमारे पास एक मटका होता है और मटके में कई बार मटके में एक दरार आ जाती है, उससे धीमी गति से पानी बाहर आता रहता है, तो उसी गति से इसमें लावा बाहर आता रहता है धीमी गति से। और इससे क्या होता है, बिल्कुल पतला लावा होता है, उसमें यहाँ पे प्लेन मैदानों का निर्माण होता है। तो ये हमने ज्वालामुखी के प्रकार पढ़े हैं। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी से बनने वाला स्थलाकृतियाँ। तो देखिए, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति, ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थलाकृति है वो दो प्रकार की होती है। एक हम कहते हैं यहां पर आंतरिक स्थलाकृति और दूसरी है धरातलीय स्थलाकृति। धरातलीय स्थलाकृति, आंतरिक स्थलाकृति और धरातलीय स्थलाकृति। आंतरिक स्थलाकृति के बारे में हमने बता दिया था मैंने जब आपको ज्वालामुखी के प्रकार कराए थे, आंतरिक ज्वालामुखी और बाह्य ज्वालामुखी। तो आंतरिक ज्वालामुखी में मैंने आपको अगर याद आए तो बैकोलिथ, पीछे अपना वीडियो जाके देखिए, बैकोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, सिल, डाइक, सीट, ये मैंने आपको बताए थे। तो ये आंतरिक स्थलाकृति के प्रकार थे। आंतरिक स्थलाकृति माने जब ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट इतना धीमी गति से हो कि लावा जमीन के बाहर नहीं आ सकता, तो वो रास्ते में ही ठंडा होकर जम जाता है और रास्ते में ठंडा होने से जमीन के नीचे जो आकृतियां बनती है, ये सारी की सारी जो आकृतियां होती है जमीन के नीचे बनती है। तो इसमें बैकोलिथ, फैकोलिथ, लेकोलिथ, सील, डाइक, सीट, ये इसकी आकृतियां बनती है। आज हम बात कर रहे हैं धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृति। धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृति, देखिए धरातल पर हम नॉर्मल बात करते हैं कि ये हमारा एक धरातल है और धरातल पर यहाँ क्या हो गया, छेद हो गया, ज्वालामुखी का छेद हो गया। तो यहाँ पे अपने ज्वालामुखी का होल है और ज्वालामुखी होल से क्या होता है, यहाँ से हमारा मैग्मा पदार्थ बाहर आता है। जब हमारा यहाँ से मैग्मा पदार्थ बाहर आता है तो वो ऊंचाई में जाता है और ऊंचाई में जाने के बाद जितनी हाइट में जाएगा तो वो क्या होगा, जितनी हाइट में जाएगा तो उससे क्या होगा,
ये ऊपर जाने के बाद जब उसकी तीव्रता खत्म हो जाता है, उसका पावर खत्म हो जाएगी, नीचे की ओर आएंगे तो इससे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्वालामुखी शंकु है। ठीक है, कई बार इस शंकु के ऊपर यहाँ पर देखिए, ये तो हमारी मूल नली है, क्या है ये, मूल नली है, मूल नली है जिससे होकर मैग्मा बाहर आता है। और कई बार इसमें जैसे हम बात करते हैं कि मैंने क्रेटर वगैरह कोल्डेरा वगैरह आपको बताया था, तो यहाँ पर इसमें डाट लग जाती है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी डाट, लावा डाट। ये हमारा लावा डाट होगी, डाट का अर्थ होता है ढक्कन, तो यहाँ पे ढक्कन लग जाता है लावा का ठंडा होने से और इसमें बंद हो जाता है। कई बार इसमें प्रेशर लगने से यहाँ पे दरारें उत्पन्न हो जाती है और दरारें उत्पन्न होने के बाद लावा फिर दरार से पैदा हो जाता है, तो यहाँ पर शंकु बन जाता है। तो इसे कहते हैं शंकु में शंकु, शंकु में शंकु। ठीक है, तो ये शंकु हो गए। और दूसरी बात, इसी शंकु में शंकु मान शंकु के ऊपर शंकु बन गया, शंकु में शंकु हो गए। और कई बार एक शंकु से लावा निकल कर पास में आता रहता है, उसे कहते हैं परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु। ठीक है, एक हार आता है मिश्रित शंकु, कई प्रकार के शंकु मिल जाते हैं तो इसे मिश्रित शंकु कहते हैं। तो देखिए, मिश्रित शंकु, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु, उसके बाद हमने बात की है शंकु में शंकु, शंकु में शंकु, और फिर हमने बात की है परिपोषित शंकु। तो ये हमारे सारे के सारे क्या, परिपोषित शंकु है। ठीक है, तो ये मिश्रित शंकु, ज्वालामुखी शंकु, शंकु में शंकु, परिपोषित शंकु, शिल्डर शंकु, शिल्ड शंकु, सिंडर शंकु, शिल्ड शंकु, ये शंकु के प्रकार हैं। और हमारे ज्वालामुखी स्थलाकृतियां जो बनती है उसमें प्रकार है। ठीक है, शिल्ड शंकु, अम्लीय शंकु, तो ये सारे के सारे शंकु के प्रकार हैं। इसी प्रकार हमारा इसके साथ साथ कई और भी निकलते हैं, जैसे सोलफ तारा हो गया, गैसर हो गया, गर्म झरने हो गए। तो गर्म झरनों के अंदर बिहार के अंदर रानीगंज और मुंगेर है, ये गर्म झरनों के लिए चर्चित है। कल हम बात करेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण, और हम ज्वालामुखी को कल ख़त्म करके भूकंप का नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ज्वालामुखी का विश्व वितरण कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।